आओ शुरू करें। तो भाई पिछली क्लास में ना हल्का हल्का वार्म अप सा किया था इसका एमसीजी का। आज एकदम पूरी पिक्चर देखेंगे। 10 सितारा डिवाइस मैंने बताया था, ये तुम लोग को 10 स्टार डिवाइस है भाई। और कोविड से पहले के इतिहास की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि कोविड के बाद तो जो पेपर आए वो तो ऊपर वाला ही जाने। कभी कुछ आया, कभी कुछ आया, कभी टर्म 1 का आया, कभी टर्म 2 का आया, कभी ऑब्जेक्टिव आया, कभी साला सब्जेक्टिव आया, कुछ समझ नहीं आया। लेकिन कोविड से पहले की बात करो, अगर कोविड आया शायद 2020 में, है ना भाई? तो 2020 से पहले का अगर 10 साल का इतिहास उठा के देखोगे तो उसमें 7 बार एमसीजी आ रखा है पेपर में। और ये आता है पूरे 5 नंबर का। कितने नंबर का आता है? 5 नंबर का डिवाइस है। सवाल कैसे पूछा जाता है? विद द हेल्प ऑफ अ लेवल डायग्राम डिस्क्राइब द प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो तुम्हारे सिलेबस का ये पहला डिवाइस है। आगे चल के अभी और भी डिवाइस आएंगे, जैसे कि एसी जनरेटर एक डिवाइस आएगा 5 नंबर का, ट्रांसफॉर्मर एक डिवाइस आएगा तुम लोगों के पास में 5 नंबर का। 2-4 डिवाइस और थे जो बोर्ड ने सिलेबस में से हटा दिए, जैसे इसी में था साइक्लोट्रॉन, वो हट गया, बल्कि अच्छा डिवाइस था। हाँ, साइक्लोट्रॉन ये 12th के सिलेबस का ही डिवाइस है, इसको भी हटा दिया। खैर, तो हमने लास्ट क्लास में चर्चा शुरू करी थी एमसीजी की, और हमने सीखा था भाई ये क्या होता है। हमने पता लगाया ये एक ऐसा डिवाइस है जिसकी मदद से स्मॉल वैल्यूज ऑफ करंट को बेसिकली मेजर किया जाता है। मतलब ये एक ऐसा डिवाइस है जिसकी मदद से बहुत कम वैल्यू जो होती है करंट की, उसको हम लोग क्या करते हैं भाई? मेजर करते हैं बेसिकली। तो इस डिवाइस को हम लोग एमसीजी कहते हैं। हमने इसका प्रिंसिपल समझ लिया था, किस प्रिंसिपल पे काम करता है। और इसका वर्किंग प्रिंसिपल ये है कि जब कभी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उसके ऊपर क्या लगता है? टॉर्क। मतलब वो घूमता है। मैंने लास्ट क्लास में तुम्हें बताया था, दोबारा से एक बार मैं समझा देता हूं। कलेश क्या बनी थी कि जैसे भैया मान लो ये एक तरफ जो है नॉर्थ पोल है और ये दूसरी तरफ जो है मान लो साउथ पोल है ना? एक तरफ नॉर्थ पोल है ना, और दूसरी तरफ साउथ पोल है। और मान लें इसके बीच में हमने कोई एक कॉइल रख दी है, और अगर हम इस कॉइल को करंट दे दें, अगर हम इस कॉइल को क्या दे दें भैया? करंट दे दें बेसिकली, है ना? अगर हम इस कॉइल को क्या दे दें सर? करंट दे दें, तो ये कॉइल जो है ऑटोमेटिकली घूमना शुरू कर देगी। ये कॉइल ऑटोमेटिकली घूमना। टॉर्क का मतलब क्या है? टॉर्क वैसे तो 11th क्लास का टॉपिक है टॉर्क। मैं समझ पा रहा हूं कि तुम थोड़ा सा मतलब रिलेट नहीं करते होगे, 11वीं तुम्हारी बहुत कच्ची रही है। लेकिन टॉर्क इतनी सी बात है कि इतना समझ लो, टॉर्क अगर किसी चीज पे लगेगा तो वो चीज घूमेगी। टॉर्क अगर किसी चीज पे लगेगा तो वो चीज क्या करेगी भाई? रोटेट हो गई, वो चीज घूमेगी। सीधी सी कहानी है। तो अगर तुम करंट दोगे तो ये घूमेगी, और अगर तुम घुमाओगे तो इसमें करंट बनेगा। अगर तुम घुमाओगे तो करंट बनेगा। अरे यार हाँ ना बोलो। और अगर करंट दोगे तो ये घूमेगी। कहने का मतलब ये इसका प्रिंसिपल है। ये इसका प्रिंसिपल है ना? मोटर वोटर 10वीं में तुम लोगों ने पढ़ी होगी कुछ इसी तरीके से। इसी प्रिंसिपल पे इलेक्ट्रिक मोटर, डीसी मोटर शायद तुम लोगों को पढ़ाई गई हो 10th क्लास में, या शायद हो सकता है सिलेबस से कटा भी दी गई हो। तो ऐसे रहती है। आज हम लोग शुरू करेंगे इसके चित्र से। कोई भी बच्चा मेरे साथ साथ चित्र नहीं बनाएगा इसका, ठीक है? आप केवल ये देखो कि मैं चित्र बना कैसे रहा हूं, क्योंकि जब मैं चित्र बना के खत्म करूंगा तो आपको इसको बनाने में परेशानी होगी। तो आप ये देखो मैंने किस तरीके से शुरुआत करी है और किस तरीके से मैं इसका डायग्राम का जो है ना एंड करूंगा। काफी अच्छा, काफी लंबा डायग्राम होने वाला है ये। एमसीजी हम इसको भी हटा देते हैं, हमें जरूरत पड़ेगी इस जगह की भी। हाँ, बड़ा डायग्राम है।
वक्त दौड़ रहा है आपके चंगुल से। ये है एमसीजी, ये बेसिकली मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है, वो भी है बट ये है असली डायग्राम। अभी एक और डायग्राम बनाऊंगा, ये डायग्राम एनसीईआरटी का नहीं है, ठीक है, ये डायग्राम एनसीईआरटी का नहीं है, लेकिन मैंने क्यों बनाया इसके पीछे कारण है, ठीक है। आओ समझो, मैं समझाता हूं इसमें क्या है। T1 और T2 वो टर्मिनल्स हैं जिन टर्मिनल्स पे तार जोड़े जाते हैं। जैसे तुम किसी करंट की वैल्यू को नापना चाहते हो ना, तो उसका एक तार यहां पे लगाओगे और दूसरा तार, ठीक है भाई, T1 T2 टर्मिनल्स हैं। L1 L2 जो है वो लेवलिंग स्क्रूज हैं। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर अगर टेढ़ा रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, टेढ़ा अगर रखा हुआ है, तो L1 L2 लेवल करने के काम आते हैं, कस सकते हो, उससे इसको सीधा किया जा सकता है, ठीक है भाई। N और S नॉर्थ और साउथ पोल है एक इलेक्ट्रोमैग्नेट का, ABCD रेक्टेंगुलर कॉइल है, L एक सॉफ्ट आयरन का कोर है। सॉफ्ट आयरन का सिलेंडर समझ लो तुम लोग, इसकी शेप बदलती रहती है। शेप बदलती रहती है का मतलब ये नहीं कि ये अजूबा है यहीं पे शेप बदल लेगा, नहीं। अगर कॉइल रेक्टेंगुलर है जैसा तुमको यहां पे दिखाई दे रहा है, तो ये जो सॉफ्ट आयरन कोर है ये सिलिंड्रिकल होगा। अगर कॉइल रेक्टेंगुलर है तो सॉफ्ट आयरन कोर कैसा होगा, और अगर कॉइल सर्कुलर बना दूं मैं तो सॉफ्ट आयरन कोर स्फेरिकल हो जाएगा। लेकिन वो केस हमारे यहां है ही नहीं, तो मैंने उसकी चर्चा नहीं की। ये एक कॉनकेव मिरर है, इसके थ्रू हम लोग डिफ्लेक्शन देखते हैं। तुमने देखा होगा गैल्वेनोमीटर के ऊपर एक छोटा सा शीशा सा लगा हुआ होता है जिसके थ्रू हम लोग देखते हैं। ये फॉस्फर ब्रॉन्ज की एक पट्टी लगाई हुई है हमने छोटी सी, क्यों लगाई हुई है, क्योंकि फॉस्फर ब्रॉन्ज की इस तार को इस पूरी कॉइल का वेट झेलना है, तो इसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, इसलिए फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप यूज करी गई है। और ये जो है इसको बोला जाता है टॉर्शन हेड। इसको क्या बोला जाता है, टॉर्शन हेड। कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट होता है, जैसे गाड़ियों में जैक लगाने के लिए जब इस्तेमाल करते हैं ना हम लोग, रॉड लगाते हैं उसे घुमाते हैं, तो जैक तो वहीं का वहीं रहता है, लेकिन जो उसके अंदर जो रॉड होती है वो ऊपर उड़ जाती है। ठीक ऐसे ही ये टॉर्शन हेड है, इसके ऊपर ये पूरी कॉइल घूम सकती है ऐसे ऐसे। अरे नहीं आया, इसके ऊपर ये पूरी कॉइल क्या कर सकती है, ऐसे ऐसे घूम सकती है। और इसकी बहुत सिंपल सा काम है, हमको क्या करना है, तुम दिमाग लगा के देखो, तुमको पल्ले पड़ जाएगा। एक तार इधर लगा दिया, एक तार इधर लगा दिया, मान ले, ठीक है भाई। तो करंट इस एबीसीडी कॉइल में से चलना शुरू हो गया।
जब करंट कॉइल में से चलेगा तो ध्यान लगा के देख, कॉइल रखी है मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, और मैंने अभी प्रिंसिपल समझाया कि अगर कॉइल रखी होगी मैग्नेटिक फील्ड के बीच में तो उस पर क्या लगेगा, क्या लगेगा, उस टॉर्क की वजह से कॉइल क्या करेगी, बात सही है, कॉइल घूमेगी, घूमेगी तो हम टॉर्क कैलकुलेट कर लेंगे और उसी टॉर्क से हम लोग करंट नाप देंगे, बट हम फॉर्मूले डिराइव करेंगे, कैसे हम लोग मेजर करेंगे वो भी आगे वर्किंग की कहानी हुई। पहली बात, ये डायग्राम एनसीईआरटी का नहीं है, तो हम जरा एनसीईआरटी का भी डायग्राम देखेंगे कि एनसीईआरटी का चित्र कैसे बनेगा। अभी बताऊंगा, 2 मिनट का सब्र रखें। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, टॉप व्यू कह सकते हो इसको, उस वाले डायग्राम का। ये अधूरा है, वो पूरा है। और ये जो मैंने नॉर्थ और साउथ में जो कर्व बनाया है, ये मेरे को कोई डिजाइन बनाने का शौक नहीं चढ़ा, ये तुम्हें भी ऐसे ही बनाना है। इससे रेडियल फील्ड बनता है। कैसा फील्ड बनता है? रेडियल फील्ड क्या होता है वो अभी आगे बताऊंगा, लेकिन मैं क्यों ये डायग्राम ना बनवा करके मैंने क्यों ये डायग्राम बनवाया उसका कारण है। वर्किंग समझ ही नहीं सकते उस वाले डायग्राम से। अब मेरे को जरा ध्यान से देख के समझाओ तुम लोग, जरा बताओ इस डायग्राम में कहीं तुम्हें फॉस्फर ब्रोंज स्ट्रिप दिख रही है? लेकिन बोर्ड ने सवाल पूछा हुआ है कि बता एमसीजी में फॉस्फर ब्रोंज स्ट्रिप क्यों लगाते हैं? क्या इस डायग्राम में कहीं फॉस्फर ब्रोंज स्ट्रिप है? बोर्ड में क्वेश्चन आया है कि एमसीजी में फॉस्फर ब्रोंज स्ट्रिप क्यों इस्तेमाल करते हैं। अब खाली इस डायग्राम को पढ़ेगा तो तुझे कैसे पता चलेगा कि कहीं फॉस्फर ब्रोंज भी होती है? अरे नहीं आया। इस वजह से वो डायग्राम पढ़ना और समझना जरूरी है। पहले बना फिर मैं समझाता हूं किसका क्या इस्तेमाल है। पाइवोट देख, उधर देख उस डायग्राम को, पॉइंटर पाइवोट से जुड़ा हुआ है। पाइवोट ही इस पॉइंटर को घुमाता है। तुम्हें जो दिखाई देता है वो बस ये दिखाई देता है, ये काला सा पॉइंटर डिविजन्स के रूप में। गैल्वेनोमीटर नहीं देखे हो लैब में? जो नॉर्मल गैल्वेनोमीटर छोटा सा डिवाइस होता है ना, वही मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है। अरे 1 मिनट रुक जा, मैं दिखाई दूं मुझ पे है जब। हाँ ये तो देखे ही है तुमने, यही तो है। तो तुम्हें जो दिख रहा है वो बस ये पॉइंटर ही तो दिख रहा है। पॉइंटर घूमता है इस पाइवोट के ऊपर, बाकी जो अंदर का ड्रामा है ये सब ये तो इसके अंदर है ना। ये टर्मिनल है। लेवलिंग स्क्रूज की जगह ये देखो यहाँ पे ये लगे हुए हैं ब्लैक डॉट, इसमें स्क्रूज है ही नहीं। मतलब इसको तुमको इसको ना फ्लैट सरफेस पे ही रखना पड़ेगा, ठीक है। जो बहुत पुराने डिजाइन होते थे उनमें स्क्रू होते थे। स्क्रू होते हैं जैसे उसमें होते हैं स्क्रू, ऑप्टिकल बेंच में स्क्रू होते हैं आजकल सीधा करने के लिए, ठीक है। वो भी दिखा दूंगा मैं, ऑप्टिकल बेंच भी। जब उसके एक्सपेरिमेंट आएंगे तो उनकी चर्चा कर लेंगे हम लोग, ठीक है भाई। तो ये होता है भाई, इसकी वर्किंग पढ़ रहे हैं हम लोग। यही है, डीसी है ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ये नाच रहा है, बस ऐसे ही नाचता है। ये कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल जो है बेसिकली ये देखने के लिए होता है कि डिफ्लेक्शन कितना है। इसमें तो प्रॉपर मिरर भी नहीं लगा, इसमें डायरेक्ट लगा हुआ है। वो जो बहुत ओल्ड डिजाइन होती थी ना, उसमें होता था छोटा सा कॉनकेव मिरर जिसमें थोड़ा क्लोज दिखता था। नहीं भैया ये कुछ नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं बताता। ये बस डिटेक्शन करता है कि करंट है या नहीं है।
वो एमीटर होता है। अच्छा, लाइट नहीं आती है इलेक्ट्रिसिटी आती है। हाँ ना, वही नहीं है, अंतर है, वही थोड़ी है। लाइट तो ये है, वो इलेक्ट्रिसिटी है, और दूसरा वो वोल्ट मीटर और एमीटर होते हैं, ठीक है। वो एक्चुअली एमीटर भी नहीं लगा होता, एमीटर तो किसी किसी में ही लगा होता है, वोल्ट मीटर लगा होता है। वो हम लोगों को गलत आदत पड़ी हुई है। कितना करंट है? 220 वोल्ट का। अरे भाई 220 वोल्ट का करंट नहीं है, 220 वोल्ट का तो पोटेंशियल है। उसके इक्विवेलेंट करंट नापेगा तो करंट तो बहुत कम होगा। भाई हम V को ही तो कांस्टेंट रख सकते हैं, नहीं समझ रहे। हम तारों में V को ही तो कांस्टेंट रख सकते हैं। करंट तो हर डिवाइस अपने हिसाब से खींचेगा ना, जितनी उसकी रेजिस्टेंस होगी। अब कोई बल्ब बहुत कम है तो वो कम करंट खींचेगा, कोई बल्ब उसकी ज्यादा रेजिस्टेंस है तो वो ज्यादा करंट खींच लेगा। खैर फालतू की बात तुम समझ नहीं छोड़ो, फालतू। मैं क्यों टॉपिक से हट रहा हूं, बेमतलब की बात। हेडिंग डालो वर्किंग, हेडिंग लिखो वर्किंग। अच्छा, वर्किंग में पॉइंट्स में लिखवा रहा हूं, तुम्हें पेपर में भी ऐसे ही लिखनी है, पॉइंट्स में ही लिखनी है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन इसकी करनी है, मतलब सुनो, समय है तो दोनों बना दो, समय नहीं है तो एनसीईआरटी वाला बनाओ, ठीक है। अब मुझे पता है तुम एनसीईआरटी वाला ही बनाओगे, ये बात मैं समझ रहा हूं बहुत अच्छे से, लेकिन अगर दोनों बनाओगे तो अच्छा रहेगा। कहने का मतलब ये है। चलो लिखो जरा वर्किंग का पॉइंट नंबर 1, साथ के साथ समझाऊंगा कैसे चल रहा है। लिखो जरा, as current is passed through the coil, as current is passed through the coil, comma, the coil starts to rotate, the coil starts to rotate due to a torque acting on it, due to a torque acting on it, which is given by टॉर्क का फॉर्मूला लिखेंगे, इधर देखेंगे, अगली लाइन में लिखेंगे, यहां से पहले समझ लो। which is given by tau is equal to mb sin अल्फा। सुन लो, कोई नया फॉर्मूला नहीं है, डेरिवेशन हम इसकी करेंगे आगे चल के। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में टॉर्क का फॉर्मूला पढ़े हम लोग P sin थीटा। अरे भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में टॉर्क का फॉर्मूला क्या पढ़े? PE। P होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, E होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, थीटा एंगल होता है। मैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की जगह कैपिटल M मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह मैग्नेटिक फील्ड, थीटा की जगह थीटा भी लिख सकते थे, मैंने जानबूझ के अल्फा लिखा है क्योंकि थीटा एक और जगह आएगा अभी, और फिर तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सा थीटा था। तो एंगल है, एंगल की एब्रीविएशन कुछ भी लिख दो, मैं बीटा भी लिख सकता था, उसमें कोई खास बात नहीं है। तो वैसे ही फॉर्मूला बना, टॉर्क बराबर mb साइन अल्फा। मैग्नेटिक मोमेंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है NIA, ये भी हम लोग आगे चल के अभी देखेंगे। मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, और यहाँ पे अल्फा कितना डिग्री है? 90 डिग्री। आप अगर डायग्राम को, इस वाले को नहीं, अरे यार इसमें अपडेट आ रखा है, अपडेट करना पड़ेगा एक दिन 2-3 घंटे लगा के, वो उड़ गया सारा। डायग्राम बना हुआ है ना तुम्हारे पास, इधर ध्यान दोगे तो जैसे इस तरफ नॉर्थ पोल है और इस तरफ कैसा पोल है? कॉइल इसके बीच में है ना, ऐसे। तो मैग्नेटिक फील्ड कॉइल के कितने डिग्री पर है? 90 डिग्री। और इस वजह से हम लोगों ने अल्फा कितना डिग्री ले लिया? 90 डिग्री। तो टॉर्क का बेसिकली जो फॉर्मूला है वो mb साइन अल्फा, m का फॉर्मूला NIA, और अल्फा कितना डिग्री? 90 डिग्री। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या आ गया? NIAB। टॉर्क का फॉर्मूला क्या आ गया? NIAB। मतलब इतना टॉर्क लगेगा इस कॉइल के ऊपर। लिखो जरा, ये फॉर्मूले लिखो नीचे, फर्स्ट पॉइंट के नीचे। हो गया? सेकंड पॉइंट लिखो,
as the coil rotates, comma, spring starts to get compressed. Spring starts to get compressed. Spring starts to get when spring gets fully compressed, comma, a restoring force acts on the spring. Which is given by F बराबर K थीटा. इस फोर्स से, इस फॉर्मूले से आप थोड़े अनभिज्ञ होंगे, थोड़े अनजान होंगे. आप इसलिए भी अनजान होंगे, पहली बात तो आपको 11वीं बिल्कुल ही नहीं आती है, और 11वीं में ये सीधा सीधा फॉर्मूला था भी नहीं. मैं समझाता हूं. 11th में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि अगर ये एक स्प्रिंग हो और इस पे m मास हम हैंग कर दें तो इसमें एलोंगेशन आता है, स्प्रिंग खिंच जाती है. तब उस केस में फोर्स बराबर होता है -kx, जहां पे k जो है वो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है. k कौन सा कांस्टेंट होता है? k कौन सा कांस्टेंट? स्प्रिंग कांस्टेंट. बोलो सही है भैया? यार हाँ ना बोलो. अच्छा, अरे बहुत बढ़िया, शाबाश. k होता है स्प्रिंग कांस्टेंट, है ना. x होता है एलोंगेशन. लेकिन ये तब होता है जब मास लगा के स्प्रिंग को खींचा जाए. यहां पे स्प्रिंग खिंच नहीं रही, यहां पे स्प्रिंग घूम रही है. खिंच नहीं रही, घूम रही है, घूमने से दबी है. तो इसीलिए लीनियर मोशन का यही फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाता है रोटेशनल मोशन में, और फोर्स का फॉर्मूला बन जाता है k थीटा, क्योंकि रोटेशनल मोशन में डिस्प्लेसमेंट थीटा होती है. डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? यहां पे k क्या है? टॉर्शनल कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट नहीं. यहां पर k कौन सा कांस्टेंट है? कौन सा कांस्टेंट है? लिखो लिखो लिखो. हाँ भैया. तो जो रिस्टोरिंग फोर्स लगी उसका फॉर्मूला क्या आ गया? k थीटा. जो टॉर्क लगा था उसका फॉर्मूला क्या आ गया? NIAB. चलो दिमाग लगाओ थोड़ा सा. कॉइल घूमी 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 घूमी, उससे स्प्रिंग क्या हो गई? दब गई. तो दिमाग लगा के सोचो, जो कॉइल पे टॉर्क लगा वो कहां गया? स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में. तो मतलब स्प्रिंग में जो ये रिस्टोरिंग फोर्स पैदा हो रही है, ये किसकी वजह से पैदा हो रही है? किसकी वजह से? किसकी वजह से? मतलब कहने का ये हुआ कि अकॉर्डिंग टू कंडीशन जो टॉर्क लगा है वो बराबर किसके होना चाहिए? जो टॉर्क लगा है वो किसके बराबर होना चाहिए? रिस्टोरिंग. टॉर्क मस्ट बी इक्वल टू रिस्टोरिंग. तो भाई साहब टॉर्क कितना लग रहा है? NIAB. और रिस्टोरिंग फोर्स कितना लगा? k थीटा. रिस्टोरिंग फोर्स कितना लगा? तो I बेसिकली बराबर क्या हो गया? k अपॉन NBA इंटू में. ध्यान लगा? क्या k कांस्टेंट है? हाँ कांस्टेंट है. नंबर ऑफ टर्न्स, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया ऑफ कॉइल, ये तो कांस्टेंट होंगे क्योंकि कॉइल तो बदलेगी नहीं बार बार. इसका मतलब ये पूरी संख्या क्या है? कांस्टेंट. ये पूरी संख्या क्या है? तो इसको हमने एक नाम दे दिया I बराबर G थीटा, वेयर कैपिटल G इज इक्वल टू K अपॉन NBA. Where capital G is equal to K upon and it is called galvanometer constant. क्या बोला गया इसको? It is called galvanometer constant.
अब जब गैल्वेनोमीटर बेसिकली बनाते हैं तो गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट कैलकुलेट करके दिया जाता है उसकी स्पेसिफिकेशन में, है ना। तो अगर तुम थीटा पता लगा पाओ तो तुम क्या नाप सकते हो, आई। अगर तुम थीटा पता लगा पाओ तो क्या नाप सकते हो, ऐसे ही काम करता है हमारा क्या, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। अरे आई बात समझ में। ये एक आगे चल के, अब मुझे नहीं पता सेक्शन ए में बचा है नहीं बचा है, वरना एक एक्सपेरिमेंट हुआ करता था टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ कैपिटल जी बाय हाफ डिफ्लेक्शन मेथड। अगर होगा तो तुम्हें कराया जाएगा, नहीं होगा तो नहीं कराया जाएगा। हाँ ना बोलो भाई। वर्किंग यहां पे आके क्या हो गई, एमसीजी समाप्त नहीं हुआ, क्या समाप्त हुई है, उतार। और एक मिनट एक बात और अपने दिमाग में एकदम फीड कर लेना, अंग्रेजी लिखा है वर्किंग में और ये फॉर्मूले नहीं लिखे अगर तुमने तो काट के 0 नंबर मिलेगा। फॉर्मूले के बिना वर्किंग अधूरी है। यहां तुमसे एसएसटी का ज्ञान कोई नहीं चाहता। अरे रिवार्ड पॉइंट्स नहीं चाहिए भाई। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल पूरा करेंगे सर। फॉर्मूले लिख दोगे एक बार फिर भी उस पे 1 नंबर दे देगा एग्जामिनर, लेकिन अगर अंग्रेजी लिखा है और ये फॉर्मूले से प्रूफ कुछ भी नहीं किया, 0। लिख लिया? अरे हाँ ना बोलो भाई, पक्की बात। अब हेडिंग डालो, सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। हेडिंग डालो भाई, हेडिंग डालेंगे सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। आओ जरा फटाक फटाक से देखो, छोटी छोटी सी बातें। इधर आ जाओ, एक तरफ लिखो करंट सेंसिटिविटी IS और एक तरफ लिखो वोल्टेज सेंसिटिविटी VS। एक तरफ करंट सेंसिटिविटी और एक तरफ, अरे हाँ ना बोलो यार। इधर देख लो पहले, रट्टू तो इधर देख लो पहले, समझ तो लो, फिर रट्टे मारते फिरोगे। करंट सेंसिटिविटी क्या होती है, थीटा अपॉन आई। व्हाट इज थीटा, कैसे डिफाइन करेंगे, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड पर यूनिट करंट अप्लाइड। डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड पर यूनिट, हाँ ना बोल। एसआई यूनिट बना, थीटा की एसआई यूनिट क्या होती है, रेडियन। करंट की एसआई यूनिट, या कई बार थीटा को किस में नापते हैं, डिविजन्स में। किस में नापते हैं, तो थीटा को लिख ले डिविजन्स पर एम्पेयर। अरे नहीं आया, अरे आया नहीं आया, कौन सी डिवीजन, अरे वो गैल्वेनोमीटर कहां मर गया, ये रहा गैल्वेनोमीटर। ये देख, इधर देख, इसमें डिवीजन बनी हुई ना, 0, 10, 20, 30। तो इसी में तो इन डिवीजन्स में ही किसको नापा जाता है, थीटा को। तो या तो लिख दे रेडियन पर एम्पेयर या क्या लिख दे, डिवीजन पर एम्पेयर। अच्छा भैया, IS बराबर थीटा बटे में आई। क्या आई की जगह लिख दूं जी थीटा, अभी अभी निकाला। आई की जगह थीटा ने थीटा को, जी का फॉर्मूला K अपॉन NBA निकाला अभी वर्किंग में। जी का फॉर्मूला K अपॉन, तो NBA कहां आ गया, K कहां चला गया। सवाल पूछा गया बोर्ड में कि बता करंट सेंसिटिविटी को कैसे बढ़ाएगा, ये बता करंट सेंसिटिविटी को कैसे बढ़ाएगा। तो करंट सेंसिटिविटी बढ़ेगी N बढ़ा के, B बढ़ा के, A बढ़ा के या K घटा के। करंट सेंसिटिविटी बढ़ाने के 4 तरीके, N बढ़ा के, B बढ़ा के, A बढ़ा के या K। वोल्टेज सेंसिटिविटी भैया थीटा बटे में, अरे डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड पर यूनिट वोल्टेज अप्लाइड, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड पर यूनिट। चल भाई ऐसा यूनिट बना, थीटा की यूनिट पर या
डिविजन्स पर। बहुत बढ़िया। VS बराबर थीटा अपॉन क्या V की जगह IR रख दूं? अरे कौन सा लॉ? ओम्स लॉ। क्या I की जगह G थीटा रख दूं भाई? R यहां आ गया, थीटा ने थीटा को, G का फॉर्मूला फिर से K अपॉन, तो NBA ऊपर डिवाइड बाय K। एग्जाम में सवाल पूछा गया VS कैसे बढ़ाएगा भाई? भाई N को बढ़ा के, B को बढ़ा के, A को बढ़ा के, या K और R को? अरे नहीं आया। अगर मैं मान ले ऐसे बोलूं कि मैं तो VS और IS को डिवाइड करूंगा, VS और IS को, तो VS का फॉर्मूला बना NBA बाय KR और इसका फॉर्मूला बना इनटू K बाय NBA K। VS बराबर क्या आया? IS बटे, VS बराबर क्या आया? IS बटे। अगर मैं करंट सेंसिटिविटी दुगनी कर दूं, अगर मैं करंट सेंसिटिविटी और रेजिस्टेंस को भी दुगना कर दूं, करंट सेंसिटिविटी को भी दुगना कर दूं और रेजिस्टेंस को भी, तो वो पूछेगा वोल्टेज सेंसिटिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा? ये भी डबल, दोनों दो को हमारा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ ना बोल भाई। अरे आया नहीं आया? उतार डाल। कहां से आई आवाज? हाँ, करंट सेंसिटिविटी का मतलब है कि कितने करंट के लिए कितना डिफ्लेक्शन दिया। मेरे लिए वो गैल्वेनोमीटर अच्छा है जो कम से कम करंट पे ज्यादा डिफ्लेक्शन दे, वो सेंसिटिव हुआ ना ज्यादा। हाँ, उतार लिया? हाँ ना बोल भाई। उतारा नहीं उतारा? ये जो पढ़ाया पल्ले पड़ गया। MCG अभी खत्म, अभी इसमें और टॉपिक रहते हैं भाई। उन टॉपिकों को अगली क्लास में खत्म करके हम फिर नेक्स्ट क्लास में नया टॉपिक क्या करेंगे भाई? स्टार्ट करेंगे। बोलो क्लियर है? बहुत अच्छे, शाबाश, वाह वाह, टाटा बाय बाय।